हेलो स्टूडेंट्स, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लाइफ साइंस बाय एमबी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोस्कोप एंड इट्स प्रिंसिपल्स के बारे में। इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी नोट्स होते हैं जो आपको सेमिस्टर्स में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्प करेंगे, वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। सो मेक श्योर यू फॉलो आवर टेलीग्राम चैनल एंड वहाँ से आप वो पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इन दिस वीडियो हम ये बात करेंगे इसके सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जो भी फॉर्मूला है या फिर जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आती, उस पर हम फोकस करेंगे और बहुत ही अच्छे से क्लियर करके पढ़ेंगे, सो दैट आपको आगे भी रिसर्च लाइन में अगर आप जाते हो तो आपको बहुत ही हेल्प मिले। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोप क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, और बहुत ही थ्योरेटिकल वे में नहीं, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट हमको पढ़ना ये है कि माइक्रोस्कोप का डेफिनेशन क्या है, क्या होता है एक माइक्रोस्कोप। को अगर बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं, देन अ माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेक्स एन enlarged image of a small object, thus revealing details too small to be seen by the unaided eye। हम एक माइक्रोस्कोप में एक स्पेसिमेन का वो सब पार्ट्स देख सकते हैं या फिर वो सब मैग्नीफाइड इमेजेस देख सकते हैं जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। What is the difference between a magnifying glass and a microscope? Then the only difference is resolution, resolution and also magnification। ठीक है, एक तो रिजोल्यूशन क्या होता है आपको पता है, आपने सबने फोन खरीदा होगा, तो फोन में आपको हम क्या देखते हैं कि कैमरा में कितना रिजोल्यूशन आता है। रिजोल्यूशन वो होता है जो हम जूम इन करते हैं ना एक पिक्चर में, मतलब पिक्चर में हम जितना जूम इन करते हैं पिक्चर थोड़ा ब्लर होता जाता है, और जितना कम ब्लर होगा ना उसका वो रिजोल्यूशन उतना अच्छा है। सो मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या होता है ना, हम एक ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर तरीके से मैग्नीफाई तो कर सकते हैं, बट वो इमेज अच्छा नहीं आता, वो क्लियर इमेज नहीं आता, और उसका मैग्नीफिकेशन भी एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही होता है। हम 10x 40x मैग्नीफिकेशन नहीं कर सकते एक मैग्नीफाइंग ग्लास में, जो हम माइक्रोस्कोप में कर सकते हैं। देन विल मूव टू द टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप्स। कितने टाइप के होते हैं माइक्रोस्कोप्स? पहला आता है हमारा लाइट माइक्रोस्कोप। ये लाइट माइक्रोस्कोप में हम लाइट यूज करते हैं किसी भी स्पेसिमेन को देखने के लिए। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप, डिजिटल माइक्रोस्कोप। आपके कोर्स में जितना भी है हम बस उतना ही पढ़ेंगे, बट आप अगर सेमिस्टर्स में लिख रहे हो तो अगर आप ऐसे फ्लो चार्ट बना के लिखोगे तो आपको ज़्यादा मार्क मिलेंगे। ऑल्सो ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए भी बहुत ही अच्छा है, सो दैट आपको पता चले कि कितने टाइप के माइक्रोस्कोप्स अवेलेबल होते हैं। फिर हम लाइट माइक्रोस्कोप्स के अगर हम डिवीजन देखें तो सिंपल माइक्रोस्कोप्स होते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स होते हैं, स्टीरियो माइक्रोस्कोप्स होते हैं, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप्स होते हैं, फेज कॉन्ट्रास्ट एंड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप्स भी होते हैं। ठीक है, देन वी विल मूव टू द पार्ट्स ऑफ अ माइक्रोस्कोप। क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसको लेके बच्चों के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहते हैं कि पार्ट्स ही समझ नहीं आते कि कौन सा पार्ट किस काम में आता है। ठीक है, तो बेसिकली एक माइक्रोस्कोप में दो तरह के आपको पार्ट्स मिल सकते हैं। एक तो होता है इमेज फॉर्मिंग पार्ट्स। क्या होता है? इमेज फॉर्मिंग पार्ट्स। या तो आपको एक और पार्ट मिलेगा जिसको बोलते हैं हम मैकेनिकल पार्ट्स। मैकेनिकल पार्ट्स, ठीक है। जो जो पार्ट्स इमेज फॉर्मेशन के लिए हेल्प करते हैं, जो जो पार्ट्स में लाइट ट्रैवल करता है, उसको हम बोलते हैं इमेज फॉर्मिंग पार्ट्स। वो कौन से पार्ट होते हैं पहले हम उनको देख लेते हैं। देखो, यहाँ ये एक लाइट सोर्स है, राइट? इसमें से लाइट निकलता है। ये एक एलईडी बल्ब भी हो सकता है, एक हैलोजन लाइट भी यूज किया जा सकता है। इस पर्टिकुलर चीज में से लाइट निकलती है। जब लाइट इस पे गिरती है, क्या होता है? कंडेंसर। ये कंडेंसर से सिर्फ फिर लाइट ट्रैवल करता है किस पे? ये अंदर की तरफ जाते हुए ये स्पेसिमेन की तरफ जाता है। यहाँ पे स्पेसिमेन रखा होता है, यहाँ पे लिखा है स्पेसिमेन स्लाइड। लाइट कहाँ पे जाता है? ये कंडेंसर से होते हुए स्पेसिमेन स्लाइड तक। स्पेसिमेन स्लाइड से फिर लाइट जाता है ये ऑब्जेक्टिव लेंस के तरफ। ठीक है, ये सब जो है ये ऑब्जेक्टिव लेंसेस है। ऑब्जेक्टिव लेंसेस किसी मॉडल में 3 होते हैं, किसी मॉडल में 4 होते हैं। इस पर्टिकुलर मॉडल में 4 है। सो लाइट स्पेसिमेन से कहाँ पे ट्रैवल करता है? ये ऑब्जेक्टिव लेंस से ट्रैवल करता है। फाइनली कहाँ पे लाइट जाता है?
ये ऑक्यूलर लेंस पे, यानी कि इसको आई पीस भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको पता होगा कि यही इसी पर्टिकुलर पार्ट से आप देखते हो, माइक्रोस्कोप के अंदर झांकते हो आप। सो these parts are actually involved in the image forming process। कौन सा पार्ट? एक तो हो गया आपका लाइट सोर्स, दूसरा कंडेंसर, तीसरा स्पेसिमेन स्लाइड, चौथा ऑब्जेक्टिव लेंस एंड फिफ्थ वन इज ऑक्यूलर लेंस। बाकी बाकी जितने सारे हैं सब मैकेनिकल पार्ट्स हैं, सब माइक्रोस्कोप को हैंडल करने के लिए वहाँ पे हैं। जैसे कि यहाँ पे एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे नॉब्स दिए गए हैं, ये सब नॉब्स है माइक्रोस्कोप को एडजस्ट करने के लिए। और देखो यहाँ पे भी मैकेनिकल स्टेज जो है ये भी एडजस्ट करने का ही काम करता है। ठीक है, कि ये जो मैंने चीज़ बताई कि लाइट सोर्स, कंडेंसर, ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑक्यूलर लेंस, इन सब का काम क्या है, उसके बाद ही हम समझ सकते हैं कि माइक्रोस्कोप काम कैसे करता है। ठीक है, तो अभी हम बस एक बहुत ही बेसिक डायग्राम्स की मदद से समझेंगे कि कैसे क्या काम करता है, कौन सा पार्ट का क्या फंक्शन रहता है, और फाइनल इमेज एक फॉर्म कैसे होता है। अभी यहाँ पे देखो एक लाइट सोर्स है, यहाँ पे राइट, यहाँ पे एक लाइट सोर्स है। तो लाइट सोर्स में से लाइट हर तरफ से निकलेगा। लाइट जब हर तरफ से निकला तो वो कहाँ पे पड़ा? वो एक कॉन्डेंसर लेंस के ऊपर पड़ा। लाइट सोर्स के ऊपर एक कॉन्डेंसर लेंस होता है, उसके ऊपर जाके लाइट पड़ा। कॉन्डेंसर लेंस का क्या काम होता है? कॉन्डेंसर लेंस का काम होता है कि जितना भी लाइट उसके ऊपर आ रहा है उन सबको फोकस करके स्पेसिमेन जहाँ पे रखा है उसके ऊपर डालना। जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि कंडेंसर के ऊपर हर तरफ से लाइट आ रही है, बट कंडेंसर क्या कर रहा है? स्पेसिमेन एग्जैक्टली जहाँ पे रखा है उस तक ही लाइट को पॉइंट करके फोकस कर रहा है। सो दैट इज द वर्क ऑफ द कंडेंसर। और यही रीजन की वजह से ही हम इमेज को प्रॉपरली देख पाते हैं। बिकॉज अगर लाइट ऐसे बिखर के चला जाता हमेशा, तो प्रॉपर लाइटिंग नहीं होती। तो अगर लाइटिंग नहीं होती तो हम प्रॉपर इमेज फॉर्म कैसे करते, हम उसको देखते कैसे? इसलिए प्रॉपर लाइटिंग मिले, ये कंडेंसर का काम होता है। फिर स्पेसिमेन की तरफ लाइट गया। स्पेसिमेन क्या करता है? थोड़ा सा लाइट एब्जॉर्ब करता है, राइट, थोड़ा सा लाइट एब्जॉर्ब करता है। जितना लाइट ऑब्जर्व करता है उसके बदले में जितना भी बच जाता है उसको वो ट्रांसमिट कर देता है रिफ्रैक्शन की मदद से। बिकॉज देखो यहाँ पे लाइट एक ग्लास मीडियम है, ये तो ग्लास ही है ना, ये तो ग्लास मीडियम ही है ना। तो ग्लास मीडियम से रिफ्रैक्ट होके क्या होता है? लाइट इज गेटिंग रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्शन तो पढ़ा होगा आप सबने। तो वो रिफ्रैक्शन होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम को जाता है, उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो लाइट यहाँ पे क्या करता है? ग्लास मीडियम से एयर मीडियम को जा रहा है, या फिर हम अगर स्पेसिमेन के ऊपर ग्लिसरीन डाल रहे हैं या फिर कोई ऑयल डाल रहे हैं, तो क्या करता है लाइट कि ग्लास मीडियम से ऑयल मीडियम को जा रहा है। तो जो भी मीडियम हो वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम को जा रहा है। सो दैट इज रिफ्रैक्शन। तो लाइट यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो रही है। जब लाइट रिफ्रैक्ट होके ऑब्जेक्टिव लेंस पे पड़ती है तो ऑब्जेक्टिव लेंस उसको मैग्नीफाई करता है। सो इधर क्या होता है आपका? फर्स्ट मैग्निफिकेशन। ऑब्जेक्टिव लेंस पे ही आपका होता है फर्स्ट मैग्निफिकेशन। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लेंसेस होते हैं, 40x होते हैं, कोई 10x होता है, 100x होता है। तो जो भी लेंस आप यूज कर रहे हो उसके हिसाब से वो उसको मैग्नीफाई करेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद बात आती है ऑक्यूलर लेंस की। ऑक्यूलर का मतलब होता है आई, जिसमें से आप देख रहे हो, झांक रहे हो माइक्रोस्कोप में, उसको हम ऑक्यूलर लेंस बोलते हैं। ऑक्यूलर लेंस पे सेकेंड मैग्निफिकेशन होता है। सेकेंड मैग्निफिकेशन होता है मतलब ऑक्यूलर लेंस भी 10x हो सकता है, 15x हो सकता है, 20x हो सकता है। तो फर्स्ट क्या हुआ? यहाँ पे 40x मैग्निफिकेशन हुआ। फॉर एग्जाम्पल 40x पे आपने सेट करके रखा था, तो ऑब्जेक्टिव लेंस पे 40x पे हुआ, और ऑक्यूलर लेंस 10x का फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो। तो अभी ऑक्यूलर लेंस भी उसको री मैग्नीफाई कर रहा है। तो टोटल मैग्निफिकेशन हमारा क्या हुआ? इसको हम इंटू कर देंगे, 40x इंटू 10x इज इक्वल टू हमारा 400x। मतलब जो हमारा स्पेसिमेन है उसको अभी हम 400 मैग्नीफाई करके देख रहे हैं। ठीक है, अभी अगर ऑक्यूलर लेंस यहाँ पे 15x होता, अभी अगर ऑक्यूलर लेंस 15x होता तो कितना होता? आप खुद ही काउंट कर लो। 15 इंटू 4 600,
तो अभी ये 600 टाइम्स मैग्नीफाई हो रहा है हमारा स्पेसिमेन। तो इस तरह से काम करता है। फर्स्ट मैग्निफिकेशन होता है ऑब्जेक्टिव लेंस से, दूसरा मैग्निफिकेशन होता है ऑक्यूलर लेंस से। तो ऑक्यूलर लेंस के बाद फाइनली इमेज हमारी आई को आती है और हम उस इमेज को क्लियरली देख सकते हैं। और एक चीज होती है ध्यान देने लायक कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस में जो इमेज फॉर्म होता है वो इन्वर्टेड रहता है। क्या रहता है? इन्वर्टेड, मतलब उल्टा होके रहता है। बट जब ऑक्यूलर लेंस को आ जाती है इमेज तो वो स्ट्रेट हो जाती है। ठीक है। So both the lens are very important for us to see a complete image. समझ में आ गई ये बात? आई होप आई एम 100% क्लियर, बिकॉज बहुत ही अच्छे से मैंने ट्राई किया समझाने की। अभी हम डायग्राम्स देख लेते हैं कि कैसे डायग्राम्स में हमको दिखाया गया है। सो देखो, दिस इज आवर डायग्राम। ये है सोर्स ऑफ लाइट। इधर लाइट आके कंडेंसर लेंस पे गिरा, सब जगह से आ रहा है, कंडेंसर लेंस पे गिरा और कंडेंसर लेंस ने उसको क्या किया कि एक ही पॉइंट पे फोकस कर लिया, स्पेसिमेन जहाँ पे एग्जैक्टली वहाँ पे। फिर स्पेसिमेन से ऑब्जेक्टिव लेंस पे गया जहाँ पे फर्स्ट मैग्निफिकेशन होता है हमारा, फिर ऑक्यूलर लेंस पे गया जहाँ पे सेकेंड टाइम मैग्निफिकेशन होता है हमारा, एंड फाइनली हमारे आई ने उस इमेज को फॉर्म कर लिया। आई होप आई एम क्लियर। बिफोर डिस्कसिंग द प्रिंसिपल्स पार्ट, पहले हम थोड़ा सा 1 मिनट के लिए देख लेते हैं कि क्या पार्ट का क्या फंक्शन रहता है, क्या होता है। हमने लिखा है यहाँ पे, तो थोड़ा पढ़ के देख लेते हैं। सो इल्यूमिनेशन कहाँ से होता है? सोर्स ऑफ लाइट से होता है। वो एलईडी हो सकता है या फिर हैलोजन भी हो सकता है। क्या काम करता है? इट प्रोवाइड्स लाइट टू इल्यूमिनेट द स्पेसिमेन। स्पेसिमेन को जैसे लाइट मिले इस तरह से काम करता है एक सोर्स ऑफ लाइट, वरना हम नहीं देख सकते। डायाफ्राम क्या होता है ना? लोकेटेड बिलो द कंडेंसर। जो कंडेंसर लेंस होता है ना उसके जस्ट नीचे एक डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम का काम क्या होता है? कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट पासिंग। लाइट सोर्स से कितना लाइट पास करेगा, कंडेंसर लेंस तक कितना पार्ट जाएगा, वो डिसाइड करता है डायाफ्राम। देखो यहाँ पे जस्ट ये जो कंडेंसर लेंस आप देख रहे हो ना, इसके जस्ट नीचे ही प्रेजेंट होता है डायाफ्राम। हाँ, इसको आप थोड़ा सा ऑन कर सकते हो, थोड़ा सा साइड में ऐसे खींच के ला सकते हो टू कंट्रोल कि कितना लाइट आपका पास कर रहा है कहाँ पे, कंडेंसर लेंस को। देन कंडेंसर लेंस की बात तो आपको पता ही है। इट कंडेंसेस लाइट एंड फोकस इट टू द पर्टिकुलर पॉइंट। इट इम्प्रूव्स क्लैरिटी एंड इल्यूमिनेशन। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है ना? मैग्नीफाइज इमेज अप टू 10x 40x और 100x, प्रोड्यूस रियल बट इन्वर्टेड इमेज। ऑक्यूलर लेंस क्या करता है? जहाँ पे सेकंड मैग्निफिकेशन होता है, इट मैग्नीफाइज फर्दर मोर एंड प्रोड्यूसेस स्ट्रेट इमेज। सो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल में जाके आप डाउनलोड कर सकते हो नोट्स। सो मूविंग ऑन टू द प्रिंसिपल पार्ट, पहले हम 2 लाइन पढ़ लेते हैं। वी कैन सी एन इमेज only if our specimen absorbs some amount of light and transmits some amount of light। तो हम एक इमेज तभी देख सकते हैं जब हमारा स्पेसिमेन कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करे और बाकी लाइट को ट्रांसमिट करे। अगर हमारा स्पेसिमेन थोड़ा सा भी लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वी कैन नॉट सी द फॉर्म्ड इमेज, राइट। नेक्स्ट क्या होता है? हेंस टू सी ट्रांसपेरेंट पार्ट्स ऑफ अ स्पेसिमेन वी यूज स्टेन्स। देखो, जो थोड़े से सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं, जो पार्ट्स उसके ट्रांसपेरेंट रह जाते हैं, वो हमें दिखते नहीं है प्रॉपर्ली लाइट माइक्रोस्कोपी में, बिकॉज लाइट इज यूज्ड। वहाँ पे ट्रांसपेरेंट चीज़ें अच्छे से नहीं दिखेंगी। इसीलिए हम क्या मेथड यूज़ करते हैं? हम चीज़ों को स्टेन करते हैं। सो आपने बहुत ही स्टेन्ड मटेरियल्स यूज़ किया होगा आपके +3 में, अगर बीएससी में हो या फिर एमएससी कर रहे हो तो स्टेन इसीलिए ही यूज़ होता है। जब ट्रांसपेरेंट मटेरियल ज़्यादा हो जाता है ना, तो हम उसको अच्छे से देख नहीं सकते, तो उसको हम अच्छे से देख सकते हैं, इसीलिए वी स्टेन आर स्पेसिमेन। तो अब चलते हैं रियल काम की तरफ, जो होता है हमारा मैग्निफिकेशन क्या है। सो मैग्निफिकेशन हमको पता है कि एक चीज़ को हम मैग्नीफाई करके देखते हैं माइक्रोस्कोपी में। अच्छा, हम कितने तक देख सकते हैं मैग्निफिकेशन? हम मैग्निफिकेशन 400x भी कर सकते हैं, 1000x भी कर सकते हैं और कई कई बार 3000x भी कर सकते हैं। ऑल्दो 1000x इज एवरेज, मतलब बहुत ही यूज होता है। 3000 तक मैक्सिमम जाता नहीं है लाइट माइक्रोस्कोपी में। सो बट इतना तक हम जा सकते हैं। और कैसे मैग्निफिकेशन हमारा काउंट होता है, हमने अभी डिस्कस किया है। मैग्निफिकेशन काउंट होता है मैग्निफिकेशन ऑफ द
ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑक्यूलर लेंस, जिसको हम आंख से देखते हैं ना, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑक्यूलर लेंस। यहाँ पे अगर 40x ऑब्जेक्टिव लेंस है इनटू ऑक्यूलर लेंस अगर 10x हो गया, तो हमारा कितने का मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होगा? 400x, राइट। तो इससे काउंट होता है मैग्निफिकेशन। तो क्या मैग्निफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है एक माइक्रोस्कोपी में? तो आंसर इज नो। सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है रेजोल्यूशन। चीज़ों का रेजोल्यूशन ठीक होना चाहिए। मतलब अगर हम किसी पे जूम कर रहे हैं तो हम वो जूम्ड पार्टिकल्स को अच्छे से देख सकते हैं, वो होता है प्रॉपर रेजोल्यूशन। अगर हम चीज़ों को देख ही नहीं सकते, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट मैग्निफिकेशन, राइट। सो अभी हम बात करेंगे वही रेजोल्यूशन के बारे में। अगर हम रेजोल्यूशन की बात करें तो इट इज़ द एबिलिटी टू सी द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स का क्या चक्कर है, हम एक इमेज के मदद से चेक कर लेते हैं कि क्या है ये पॉइंट्स। देखो ये एक पिक्चर है, ये एक हाई रेजोल्यूशन वाला पिक्चर है। दिस इज हाई रेजोल्यूशन एंड दिस इज लो रेजोल्यूशन। ये हाई रेजोल्यूशन वाला पिक्चर में आपको हर पॉइंट में, हर कोई भी दो पॉइंट को चूज कर लो, नियर बाय कोई भी दो पॉइंट को चूज कर लो, हर पॉइंट का डिटेलिंग नजर आ रहा है। दो पॉइंट में आप डिस्टेंस को देख सकते हो, आपको डिफरेंस नजर आ रहा है कि ये वाला पॉइंट अलग है और ये वाला पॉइंट उसके नीचे है और थोड़ा अलग है। बट क्या आप लो रेजोल्यूशन वाले पिक्चर में ऐसा कुछ देख पा रहे हो? इन दो, ये जो दो पॉइंट हमने देखा था, फॉर एग्जाम्पल इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, ये ए और बी क्या आपको यहाँ दिख रही है? तो आंसर इज नो। तो यही होता है कि दो पर्टिकुलर पॉइंट को अगर आप दो डिफरेंट एंटिटीज की तरह देख पा रहे हो, सो दैट इज ट्रू रेजोल्यूशन। अच्छे रेजोल्यूशन में इमेज क्रिएट हुआ है। अगर इमेज का रेजोल्यूशन पावर बहुत ही कम है तो आप वो दो पॉइंट्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें एक डिस्टेंस का भी बहुत ही मेजर रोल होता है। वो कैसे होता है, चलो देखते हैं। मान के चलिए कि ए एक पॉइंट है और बी एक पॉइंट है, इनमें एक डिस्टेंस है जिसको हम स्मॉल डी की तरह डिनोट करेंगे। अब ये ए और बी जितना पास आते आते जाएंगे, मतलब उनमें जितना डिस्टेंस कम होता होता जाएगा, आपको ए और बी में डिफ्रेंशिएट करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। एक पॉइंट आएगा जब आपको लगेगा कि ए और बी दो सेम ही है, मतलब आपके आंखों का मैक्सिमम देखने का जो रेजोल्यूशन पावर है वो रीच हो चुका है। अब एक पॉइंट के बाद आप ए और बी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, सो दैट इज योर लिमिट, ठीक है। वैसे ही हर माइक्रोस्कोप का, हर मैग्नीफाइंग ग्लास का एक लिमिट होता है। एक लिमिट तक ही आप दो पॉइंट को अलग अलग देख सकते हो, दो पॉइंट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो मैथमेटिकली अगर हम डिराइव करें, सो स्मॉल डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजोल्यूशन। आपके आंखों का फॉर एग्जाम्पल आप 10 यूनिट तक आप ए और बी में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। यानी कि ए और बी में जब तक 10 का गैप है तब तक आपके आंखों को वो दो ए और बी दो अलग अलग पॉइंट की तरह दिखेंगे। जहां वो डिस्टेंस 9 या 8 या 7 हुआ, तब आपके आंखों को वो अलग अलग एंटिटीज की तरह दिखना बंद हो जाएंगे। आपके आंखों को लगेगा कि ए और बी आर द सेम, जैसे कि यहाँ पे हुआ। अगर कोई डिवाइस का रेजोल्यूशन पावर आपकी आंखों से बहुत ही अच्छा है तो क्या होगा, मे बी उसके लिए ये डिस्टेंस क्या 10 रहेगा, उसके लिए डिस्टेंस बहुत ही कम हो जाएगा। मे बी किसी डिवाइस के लिए ये डिस्टेंस 0.5 हो। मतलब जब तक ए और बी में डिस्टेंस 0.5 है तब तक भी वो डिवाइस इन दोनों को अलग अलग एंटिटीज की तरह ट्रीट कर पाएगा। समझ में आया? जितना कम डिस्टेंस में कोई डिवाइस दो पॉइंट को अलग अलग रख सकता है, अलग अलग देख सकता है, उस डिवाइस का रेजोल्यूशन पावर उतना ही अच्छा है। रिलेशन समझ में आया? वैसे ही माइक्रोस्कोप का जो रेजोल्यूशन पावर है हमारी आंखों से भी बहुत अच्छा है। इसलिए ही तो माइक्रोस्कोप से हम बहुत सारे चीज़ों को देख सकते हैं जो हम नेकेड आई में नहीं देख सकते। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप इज ग्रेटर देन द रेजोल्यूशन ऑफ आई। ओके, हम वो डी को लेके एक मैथमेटिकल डेरिवेशन भी कर सकते हैं इन विच स्मॉल डी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लैम्बडा बाय एन ए। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर योर रेजोल्यूशन। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको बहुत अच्छे से समझना। इन विच लैम्बडा इज द वेव लेंथ ऑफ लाइट, जो हम लाइट दे रहे हैं ना, वेव लेंथ ऑफ लाइट। एन ए इज न्यूमेरिकल अपर्चर, न्यूमेरिकल
अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर क्या है हम अभी जस्ट पढ़ेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड डी इज द डिस्टेंस। अब ये जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, इसको हम अगर इक्वल टू करके लिखना है तो हमें एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। सो इसको हम ऐसे भी डिराइव कर सकते हैं दैट स्मॉल डी इक्वल टू लैम्बडा, और जो कांस्टेंट यूज होगा वो होगा हमारा 0.61 डिवाइडेड बाई एन साइन अल्फा। अब लैम्बडा क्या है आपको पता है, ये साइन अल्फा का मतलब है एंगल ऑफ द लाइट ऑन ऑब्जेक्टिव लेंस। ये भी क्या है हम अभी समझेंगे। एंड वेयर एन इज रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन क्या है आपको समझ में आ गया। अभी हम मूव करेंगे, न्यूमेरिकल अपर्चर क्या है वो समझेंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या चक्कर है वो भी समझेंगे। ये भी आपको समझना पड़ेगा इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल फॉर्मूला से दैट द एंटायर थिंग, दिस एंटायर थिंग शुड बी लो। अभी हमने जस्ट पढ़ा है जितना डिस्टेंस कम होगा रेजोल्यूशन पावर उतना ही हाई होगा। सो ये जो फॉर्मूला का जो जो भी निकलेगा रिजल्ट वो हमेशा कम होना चाहिए। जितना कम होगा उतना ही रेजोल्यूशन पावर उस डिवाइस का हाई होगा। ओके, सो अगर हम न्यूमेरिकल अपर्चर की बात करें तो हम पहले देख लेते हैं क्या क्या सिचुएशन है। यहाँ पे एक कंडेंसर लेंस रखा है। कंडेंसर लेंस से लाइट कहाँ पे ट्रैवल कर रही है, स्पेसिमेन के ऊपर ट्रैवल कर रही है, और स्पेसिमेन से लाइट रिफ्रैक्ट होके जा रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस पे, व्हिच यू कैन सी राइट हियर। सो ये हमारा एक नॉर्मल हो गया, और यहाँ पे एक एंगल भी क्रिएट होता हुआ दिख रहा है आपको, जिसका नाम है अल्फा, राइट। अब ये एंगल को हम न्यूमेरिकल अपर्चर का एंगल बोलते हैं। और ये एंगल क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो ये पर्टिकुलर एंगल है, इसीलिए ही सारा का सारा लाइट कहाँ पे जा रहा है, ऑब्जेक्टिव लेंस की तरफ जा रहा है, राइट। सारा का सारा लाइट ऑब्जेक्टिव लेंस की तरफ जा रहा है। बट अगर ये एंगल बड़ा होता, मतलब लाइट अगर ऐसे जाता तो क्या होता, ये एंगल भी बड़ा होता, अल्फा डैश समझ लेते हैं, ये एंगल भी बड़ा होता। एंगल बड़ा होने की वजह से जो लाइट है वो स्कैटर होके बाहर के मीडियम की तरफ चला जाता, बहुत ही कम लाइट इंटर करता कहाँ पे, ऑब्जेक्टिव लेंस पे। इसलिए हम इमेज को बहुत ही क्लियरली नहीं देख पाते, बहुत ही डार्क दिखता हमको इमेज। समझ में आया। सो इसीलिए दिस एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो अल्फा वाला एंगल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसके ये मेक श्योर करता है कि प्रॉपर लाइट इंटर करे ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर। So let's see how refractive index can play a role in light microscopy। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्पेसिमेन है और यहाँ पे है ऑब्जेक्टिव लेंस। स्पेसिमेन से लाइट रिफ्रैक्ट होके कहाँ पे जा रही है, ऑब्जेक्टिव लेंस पे जा रही है। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि बीच में कौन सा मीडियम आ रहा है। ये है ग्लास मीडियम, ये है ग्लास मीडियम, और ये है ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो भी है ग्लास मीडियम ही है, बट बीच में उनका एयर आ रहा है। लाइट फर्स्ट स्पेसिमेन से एयर में जाएगा और फिर जाके ऑब्जेक्टिव लेंस में जाएगा, जो कि एक ग्लास मीडियम है। अगर आपको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पता है तो आपको पता होगा कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम को एंटर करती है तो उसका पाथ जो है वो चेंज हो जाता है, वो लाइट जो है वो बेंड हो जाती है। इसका परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। अगर इसका और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, मीडियम 1 और मीडियम 2 का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है तो क्या होगा, लाइट अगर ऐसे जा रही है तो उसको ऐसे जाना चाहिए, बट लाइट बेंड हो जाएगी, लाइट दूसरी तरफ चली जाएगी। सो जब लाइट नॉर्मल सिचुएशन में ग्लास से कहाँ पे एंटर करेगा, एयर पे एंटर करेगा, तो क्या होगा, मीडियम चेंज हुआ। मीडियम अगर चेंज होगा तो लाइट का पाथ भी बेंड हो जाएगा। सो ये क्या हो सकता है, ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है माइक्रोस्कोप के लिए, बिकॉज जो लाइट अगर बेंड होगी तो उसका पाथ तो चेंज हो जाएगा ना। तो जितना लाइट हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस को एंटर करना चाहिए उतना लाइट एंटर नहीं करेगा और हमारा इमेज प्रॉपरली हम देख नहीं पाएंगे। इस सिचुएशन से बचने के लिए एक चीज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं ऑयलिंग। मतलब जो स्पेसिमेन है ना, हम उसको ऑयल से कवर कर लेंगे। स्पेसिमेन को अगर हम इसे प्रॉपर ऑयलिंग करें, इमर्शन ऑयल से प्रॉपर ऑयलिंग करें, तो ऑयल क्या करता है ना, ये ऑब्जेक्टिव लेंस, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये जो स्पेसिमेन है उनमें जो डिस्टेंस एयर के द्वारा कवर्ड है वो एयर को रिप्लेस कर देता है, क्या, ऑयल। आपको लग रहा होगा कि ऑयल क्या इतना बड़ा सा डिस्टेंस कवर कर लेता है, तो एक्चुअली नो। मैंने ये बस डायग्राम के पर्पज से ही आपको दिखाया कि इतना बड़ा डिस्टेंस है, बट इतना बड़ा डिस्टेंस होता नहीं है एक्चुअली। आपने अगर माइक्रोस्कोप यूज़ किया होगा तो आपको पता है कि माइक्रोस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो तो धंसा हुआ होता है ऑलमोस्ट स्पेसिमेन के ऊपर। सो वो जो थोड़ा सा गैप होता है ना एयर का,
वो उसको रिप्लेस करना होता है ऑयल से। अगर हम ऑयल अप्लाई कर देते हैं, दैट ऑयल रिप्लेसेस एयर एंड जितना भी डिस्टेंस है वो कवर हो जाता है। तो पहले हमारा केस क्या था, पहले हमारा ग्लास था, ग्लास मीडियम के ऊपर हमारा एयर मीडियम था और एयर मीडियम के ऊपर हमारा ग्लास मीडियम था, ऐसे लाइट ट्रैवल कर रही थी। एंड दिस इज बिकॉज लाइट का जो पाथ है वो बेंड हो रहा था, बिकॉज एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत अलग है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.0003 एंड ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.51। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है, इसलिए लाइट बेंड हो रही थी। अभी हमने ऑयल अप्लाई कर दिया, तो अब देखते हैं केस क्या है। अब जब हमने ऑयल अप्लाई किया तो ग्लास से लाइट रिफ्रैक्ट होके ऑयल मीडियम में जाएगी और ऑयल मीडियम से रिफ्रैक्ट होके जाएगी ग्लास मीडियम में। बट ये जो ग्लास है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.51 है और इसका तो 1.5 ही है। तो आप देख सकते हो कि इन सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट सेम है। और मैंने क्या बोला था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर दो मीडियम का सेम है तो लाइट बेंड नहीं होती। सो इस सिचुएशन में लाइट की बेंडिंग नहीं होगी, इसलिए ऑयल अप्लाई किया जाता है, इसलिए ग्लिसरीन अप्लाई किया जाता है। जब हम स्पेसिमेन को बहुत ज़्यादा जूम करते हैं तो हम कुछ इमर्सन ऑयल जैसा अप्लाई करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा सारी बातें। नाउ लेट्स सी, जो हमने लिखा था इनिशियली, जो डेरिवेशन हमने किया था वो क्या किया था, d इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू 0.61 डिवाइडेड बाई n साइन अल्फा, वेयर साइन अल्फा क्या है, न्यूमेरिकल एपरेचर का जो एंगल है, और n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आपको सारा जितना भी कंपोनेंट है इसका अब समझ में आ गया है। और आपको ये भी पता है कि जो d का जो नेट वैल्यू है वो लो होना चाहिए, तभी रेजोल्यूशन जो है वो क्या होगा, हाई होगा। अभी समझ में आ गया। और एक चीज आपको बस याद रखनी है, ये जो लैम्बडा है ना, दिस लैम्बडा शुड बी लो। अच्छे रेजोल्यूशन के लिए मैं कंपोनेंट्स बोल रही हूँ, ये लैम्बडा शुड बी लो या फिर स्मॉल, स्मॉल लिखना ही बेटर रहेगा। लैम्बडा शुड बी स्मॉल, वेवलेंथ शुड बी स्मॉल, एंड ये जो एन है, दिस एन शुड बी हाई। मैथमेटिकली भी ये सेंस ही मेक कर रहा है। देखो डी और एन और डी और लैम्बडा, सो डी स्मॉल होगा तो ऑफकोर्स लैम्बडा को स्मॉल होना पड़ेगा और एन को हाई होना पड़ेगा। आपको ये बस एमसीक्यू की पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरत हो जाती हैं जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को प्रिपेयर करते हैं। सो ये सब आप चीज़ें थोड़ा सा याद रखना। ओके, तो आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं। और आप मुझे थोड़ा सा फीडबैक भी दे दीजिएगा जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। मतलब कुछ लोग अंडरलाइन करके भी पढ़ाते हैं बना बनाया नोट को लाके, वैसे तो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, बट जिस तरीके से भी पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आप मुझे थोड़ा बता दीजिएगा। बाकी इस पूरे लेक्चर का जो प्रॉपर नोट्स है जो वो आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से पढ़ के आप सेमेस्टर के लिए प्रॉपर वैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बस मैंने तो समझा ही दिया है, खैर यहाँ पे कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है, उस नोट में लिखा होगा सब प्रॉपरली। तो मेक श्योर कि आप हमारा चैनल ज्वाइन करो और वहाँ पे जाके डाउनलोड करो सारे पीडीएफ्स। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड कीप वॉचिंग अ चैनल। थैंक यू।